हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 जीव विज्ञान का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर और आपके बोर्ड के एग्जाम तक के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है पुष्प को परोह का रूपांतरण होता है। परोह यानी जो आपका इससे क्या होता है, एक होता है रूट, एक होता है जो ऊपर वाला भाग होता है हमारा। एक तो रूट्स हो गए यानी जड़ हो गए, और दूसरा जो ऊपर अंकुरित वाला जो भाग होता है ऊपर का, उसे कहते हैं परोह। तो जो किसी भी पौधे का जो परोह वाला भाग होता है वो परोह ही क्या बनाता है, पुष्प का निर्माण करता है। तो ये किसने बताया, ये बताया था गीथे ने। तो जो मॉडिफाई होकर जो परोह परोह क्या बनाता है, पुष्प बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, पुष्प के अनावश्यक भाग हैं यानी एन एसेंशियल। जो पुष्प के अनावश्यक भाग है मतलब जो आवश्यक नहीं है पुष्प के लिए, लेकिन फिर भी पुष्प में होते, प्रोडक्शन देते हैं उसे, सिर्फ वैसे कुछ आवश्यक नहीं होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है आपका बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है बाह्य दलपुंज, यानी बाह्य दलपुंज किससे मिलकर बनता है, ये बाह्य दल से मिलकर बनता है। और बाह्य दल्स को हम सेपल्स कहते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ सेपल्स मिलकर क्या बनाता है, कैलिक्स बनाता है। आ रही बात समझ में? तो जो बाह्य दल है वो बाह्य दल मिलकर बाह्य दल पुंज का निर्माण करता है। तो बाह्य दल पुंज यानी कैलेक्स। और बाह्य दल हमको सिर्फ बाह्य दल की अगर बात करें तो बाह्य दल किसे कहते हैं, हम उसे बोलते हैं सेपल्स को। और ग्रुप्स ऑफ सेपल्स मिलकर क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज या कैलेक्स बनाते हैं। सेकेंड बात आपका दल पुंज। ये दल पुंज दल से मिलकर बना होता है। और दल को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। यानी मैंने कहा ना, जो जो फूल होते हैं हमारे, जो फूल की जो पंखुड़ियां होती है उन्हीं को हम दल कहते हैं। ठीक है। तो जब कई सारे दल मिलेंगे तो दलपुंज बनाएंगे। और तो उसे हम कोरोला कहते हैं। और दल को हम जो क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। तीसरा आता परिदल पुंज। परिदल पुंज क्या होता है कि जब ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज एक साथ हो, यानी ये अंतर स्पष्ट ना हो पाए इनमें कि कौन सा बाह्य दल पुंज है और कौन सा दल पुंज है, तब हम पौधे को क्या बोलते हैं, परिदल पुंज बोलते हैं। ऐसे पौधों को पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, परिदल पुंज बोलते हैं, यानी पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका परागण। परागकण कहाँ बनते हैं, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि जो पराग कण होते हैं वो पुंकेसर जो होता है, यानी पुंकेसर यानी स्टेमन। तो पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं। ठीक है ना, यानी स्टेमन के एंथर में बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि बहुत से परागण यानी बहुत से पराग कण यानी पोलन ग्रेन एक थैलीनुमा संरचना में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। समझ में हमारी बात? अगर ये पराग कण किसमें मिलेंगे, हमारे एक थैलीनुमा संरचना में। इस प्रकार के थैलीनुमा संरचना में बहुत सारे परागण अगर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोलिनियम। याद रखना कि पोलिनियम किसे कहते हैं, जब परागकण किसमें मिलते हैं, एक थैलीनुमा संरचना में मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पोलिनियम, जिसका उदाहरण है ऑर्किड। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, यदि छह से आठ परागकण इकट्ठे संलग्न मिलते हैं, यानी 6 से लेके 8 तक के जो परागकण अगर एक साथ मिलते हैं, तब उस प्रकार के परागकण को हम क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 से 8 परागकण इकट्ठे और संलग्न मिलते, एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, संयुक्त परागकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त परागकण बोलेंगे, यानी कंपोस्ट पोलिन ग्रेन्स बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले परागकण कौन से होते हैं, जिनसे एलर्जी होती है। ठीक है। तो वो जो परागकण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्थेनियम तथा दूसरा होता है आपका चीनोपोडियम। जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम हम एक हिसाब से वीड्स है, वीड्स समझते हो आप, वीड्स मतलब एक खरपतवार है ये। ठीक है। तो इससे इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या चीनोपोडिया के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी परागकण होते हैं, इनसे क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न करते हैं ये। क्लियर? और नेक्स्ट हमारा, बीजांड कहां पर होता है, बीजांड कहाँ पे होते हैं, नहीं ओव्यूल्स जो होता है वो कहाँ पे होता है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बीजांड कहाँ पे होता है। तो बीजांड जो होता है वो स्त्री केसर यानी जो पिस्टिल होते हैं उसके अंडाशय में होता है, एग में होता है। इस प्रकार की संरचना थी ना, एक इस प्रकार की एक संरचना मैंने बनाई थी, इस प्रकार की संरचना बनाई थी। तो यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये एग है और इसी एग में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, यानी बीजांड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की। ठीक है। यानी जो फर्टिलाइजेशन को जो डिस्कवर्ड किया था तो सबसे पहले किसने किया, तो वो किया था स्टार्सबर्गर ने 1884 में, यानी 1884 में स्टार्सबर्गर ने क्या किया था, निषेचन की खोज सर्वप्रथम की थी। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि आवर्त बीजों में सर्वप्रथम द्विनिषेचन तथा त्रिसमेकन किसने बताया। यानी जो हमारे आवर्त बीजों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो द्विनिषेचन होता है या त्रिसमीकरण जो होता है सिर्फ आवर्त बीजों में होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है द्विनिषेचन। ठीक है ना।
तो आवर्त बीजों में जो सर्वप्रथम जो द्विनिषेचन तथा त्रिसमीकरण होता, वो किसने बताया? वो बताया था नवाशीन ने 1898 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका द्विनिषेचन की प्रक्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? यानी डबल फर्टिलाइजेशन में जो क्या होता है, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन प्रक्रिया में कितने केंद्रक भाग लेंगे? तो इसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक लेते हैं? 5। 2 तो उसमें क्या होते हैं? मेल होते हैं और 3 उसमें फीमेल होते हैं। 2 केंद्रक कैसे होंगे? मेल होंगे और 3 कैसे होंगे? फीमेल होंगे। तो क्लियर होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें कितने, उस प्रक्रिया में कितने केंद्रक भाग लेंगे? तो 5 लेंगे। नेक्स्ट आपका भ्रूणपोष पर परागकण का प्रभाव को क्या कहते हैं? अगर भ्रूणपोष पर, ठीक है ना, जो आपका भ्रूणपोष होता है, मतलब भ्रूणपोष मतलब जो भ्रूण को पोषण देता है, अगर उस पे परागकण कण की क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी पोलन ग्रेन्स के उस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते क्या है? तो उसको हम कहते हैं जीनिया। अब प्रभाव क्या पड़ता है वो भी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो भ्रूणपोष पर परागकण का प्रभाव को हम क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया मैंने ये पहले बताया था, जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो अनिषेचित अंड यानी अनिषेचित अंड से भ्रूण कैसे बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो फीमेल जो होगा, फीमेल यानी फीमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं ना। तो फीमेल जो गैमेट्स होगा वो क्या होता है? वो फर्टिलाइज नहीं होता है मेल गैमेट्स से, ठीक है। जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो फीमेल क्या करेगी, यानी फीमेल में क्या होते हैं? एंड होते हैं, यानी फीमेल, उसको हम एग बोलते हैं ना फीमेल गैमेट्स को। तो फीमेल गैमेट्स से क्या करेगा, अपने आप में क्या करते हैं? नया भ्रूण का निर्माण करेगा। तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो इसे कभी कभी और एक दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस, तो अनिषेक जनन है जब मतलब बिना फर्टिलाइजेशन की क्या हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब दूसरी बात इसी में क्या कह रहे हैं कि निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अनिषेक फलन कहते हैं। देखो, अगर अनिषेचित अंड से भ्रूण बनेगा तो उसे अनिषेक जनन कहेंगे, और निषेचन के बिना ही, ठीक है ना, निषेचन के बिना ही अगर क्या बनता है? फल बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। समझ रहे हो? यानी बात यही है, अगर सिर्फ भ्रूण बनने तक की बात होगी तो अनिषेक जनन, और अगर फल बनेगी तो अनिषेक फलन। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, फलन मतलब फल का निर्माण। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आवर्त बीजों में भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है? कि जो आपके आवर्त बीज होंगे यानी एंजियोस्पर्म जो होंगे, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होंगे, उनमें भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है? उसमें जो भ्रूणपोष होगा आपका वो त्रिगुणित होगा। त्रिगुणित का मतलब 3 एन से हम इसे दिखाते हैं, और इसको हम ट्रिप्लॉइड भी बोलते हैं। एक होता है हैप्लॉइड यानी अगुणित, द्विगुणित को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, और त्रिगुणित को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, यानी 3 एन से हम इसे दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इसमें बीजांड काय के बीज में शेष भाग को क्या कहते हैं? तो बीजांड काय समझते हो? बीजांड काय जो न्यूक्लियस होता है आपका, उसमें जो उससे क्या बन जाता है? उससे बाकी उससे बीजांड काय से क्या बन जाएगा? पेरिस्पर्म बन जाएगा, यानी परिभ्रूण बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बीजांड काय से एक तो बीज बना लेगा, उसके बाद जो बीजांड काय होगा, अब उसका उस बीजांड काय को जो बीज में जो शेष भाग जो बच जाता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म, यानी परिभ्रूणपोष बोलेंगे। बीजांड काय से तो भ्रूणपोष बन जाता है, लेकिन अगर कुछ उसके बाद जो बच गया उस बीज में तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, यानी परिभ्रूणपोष से हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? यानी बहुभ्रूणता बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की? तो पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? लियोन हॉक ने सबसे पहले की थी 1719 में। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट इसमें सामान्यता होने वाले लैंगिक जनों को क्या कहते हैं? जो नॉर्मली जो लैंगिक जन होते हैं, चाहे हम मेल फीमेल की बात करें, जनरली या ह्यूमन में भी अगर मेल फीमेल की बात करें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या सामान्यतः पेड़ पौधों में अगर सामान्यता रूप से जो हो किसी में जो किसी के मतलब प्रभाव से नहीं होता है, या किसी वाहक के बिना नहीं होता है, तो सामान्य रूप से होने वाले लैंगिक जनों को हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस हम इसे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका नारियल का खाया जाने वाला भाग है। अब देखिए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी कि जो नारियल को जो भाग प्रत्येक पौधे, जैसे लीची का हम एरिल वाला भाग खाते हैं, किसी का हम भाई फल वित्ती खाते हैं, किसी का अंता फल वित्ती खाते हैं, यानी एपिकार्प पेरिकार्प, ये सब अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो नारियल का खाया जाने, जो नारियल का जो भाग हम खाते हैं वो कौन सा भाग होता है? वो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष। कभी पूछा जाए केंद्रीय भ्रूणपोष क्या किस फल का खाया जाता है, तो किस फल का खाया जाएगा? नारियल का खाया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात परिवर्तन। अब देखिए, पौधे के जो
भाग होते हैं, चाहे वो अंडाशय है, बीजांड का है, अंडकोश का है, द्वितीयक, केंद्रक है या अद्यावरण है। ये सब क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। जब इनमें परिपक्व अवस्था होती है, इनमें निषेचन के बाद या जनन के बाद ये क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। तो जो फल भित्ति का निर्माण होता है, यानी जो फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होते हैं। ध्यान रखना। देखो, अंडाशय फल का निर्माण होता है अंडाशय से, और बीज का निर्माण होता है बीजांड से। ठीक है ना? न्यूक्लियस से। तो अंडाशय बनता है फल भित्ति से, सॉरी, अंडाशय क्या बनाता है? फल भित्ति बनाता है या फिर फल बनाएगा। बीजांड क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। बीजांड काय क्या बनाएगा? पेरिस्पर्म, यानी परिभ्रूणपोष, जो अभी मैंने ऊपर बात की थी। अंडकोशिका से क्या बनेगा? अंडकोशिका से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, यानी एग से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और जो द्वितीयक केंद्रक होता है, क्योंकि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो इसमें द्वितीयक केंद्रक बनेगा। तो द्वितीयक केंद्रक से क्या बनेगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो द्वितीयक केंद्रक से होता है। अद्यावरणों से अद्यावरण जो होते हैं, उससे किसका निर्माण होता है? उससे होता है बीज चोल का, यानी सीड कोट का निर्माण होता है। आई बात समझ में? सिंपल सिंपल सी बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है, बीज का बीजांड से होता है, और भ्रूणपोष का द्वितीयक केंद्रक से। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होती है या आवर्त बीज जो पौधे होते हैं, उनमें भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? द्वितीयक केंद्रक से होता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आपका, अब देखो, बिना निषेचन के फल तो आपने समझ गए थे, और बिना निषेचन के भ्रूण को तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर बिना निषेचन के क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? अनिषेक जनन, यानी पार्थिनोजेनेसिस। और बिना निषेचन का फल बन रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं पार्थिनोकार्पम, उसे बोलते हैं, यानी अनिषेक फलन। लेकिन बिना निषेचन के अगर बीज बनता है, तो उसे हम कहते हैं एगियोस्पर्मी। बीज को हम स्पर्म के रूप में डेडिकेट करते हैं, तो एगियोस्पर्म, यानी इसे हम कह सकते हैं, जैसे हम क्या बोल रहे थे? अनिषेक फलन, तो अनिषेक बीजी में हम इसे कह सकते हैं, एगियोस्पर्मी। दूसरा आपका, मक्के में स्टार्च कहाँ पाया जाता है? जो मक्का होता है उसमें स्टार्च कहाँ पे होता है? तो मक्के में जो स्टार्च होता है अंड कोशिकाओं में होता है। सामान्यतः पत्तियों में या इस प्रकार से स्टोर होता है ना फूड। लेकिन जो मक्का होता है उसमें जो स्टार्च होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो अंड कोशिका में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चतुष्क बीजाणु, यानी टेट्रास्पोरिक, चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश, ध्यान से सुनना, चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश यानी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक जिसे हम कहते हैं, का विकास कैसे होता है? भ्रूणकोश मतलब जहां पे भ्रूण रहता है, और भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को जो पोषण देता है। क्लियर हो गया ना? भ्रूणकोश यानी जहां पे भ्रूण स्थित रहता है, यानी भ्रूण की जो जगह होती है उसे भ्रूणकोश कहेंगे, और भ्रूण को जो पोषण देता है उसे भ्रूणपोष कहेंगे, ये भी समझ लीजिए। तो चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश यानी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक का विकास कैसे होता है? कैसे होता है इसका विकास? तो इसका विकास कैसे होता है, ध्यान दो। 4 क्रियात्मक गुरु बीजाणु, ठीक है ना, यानी एक होता है ना आपका मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, तो ये क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है आपका, ठीक है ना। तो 4 क्रियात्मक जो गुरु बीजाणु होते हैं, इनसे क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? संघ गुरु बीजाणु भी कहते हैं। तो 4 क्रियात्मक गुरु बीजाणुओं से, यानी एक्टिव मेगा माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? आपका चतुष्की बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद। अर्धसूत्री विभाजन समझते हो ना, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। और बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइटिक, और युग्मकोद्भिद गैमेटोफिटिक का बनना कहलाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही बीजाणु उद्भिद से युग्मकोद्भिद का बनना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एपोस्पोरी। क्या कहलाता है? एपोस्पोरी। सर्वप्रथम रेफेनस में भ्रूण संवर्धन किया। तो सर्वप्रथम रेफेनस में भ्रूण संवर्धन किसने किया? ठीक है ना, तो वो किया था भ्रूण का संवर्धन, यानी भ्रूण की जो एक साथ संवर्धन कह सकते हैं, एक साथ चेक करना, जांचना। ठीक है, तो सर्वप्रथम रेफेनस ने भ्रूण संवर्धन में जो किया था, वो किसने किया था? रेफेनस प्लांट्स का नाम है, तो वो किसने किया था? हेनिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसी के साथ नेक्स्ट आपका, कि सर्वप्रथम मक्के में भ्रूणपोष का संवर्धन किया था। सर्वप्रथम जो मक्के का जो पौधा होता है उसमें जो भ्रूणपोष का संवर्धन किया था वो किया था लेम्फे तथा मिल्स ने 1933 में। रेफेनस के पौधे में किसने किया? हेनिंग ने। और मक्के में किसने किया? लैंप तथा मिल्स ने। नेक्स्ट आपका, लैंगिक अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता समझ गए? जब निषेचन होगा ही नहीं। अनिश्चितता मतलब निषेचन होना ही नहीं। सिंपल शब्दों में समझो आप। तो लैंगिक अनिश्चितता क्या है? तो लैंगिक अनिश्चितता क्या होती है कि जब दोनों सक्रिय युग्मक, दोनों एक्टिव है, गैमेट्स दोनों एक्टिव है, लेकिन उनमें संनयन सफल नहीं हो सकता है।
नहीं हो पाता जब, यानी दोनों एक्टिव गैमेट्स में जब क्या नहीं हो पाता है, फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं लैंगिक अनिश्चितता। लैंगिक जनन तो हुआ, लेकिन युग्मकों का क्या नहीं हो पाया, दोनों का संलयन नहीं हो पाया, दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक अनिश्चितता कहेंगे। तीसरा होता है नेक्स्ट आपका, एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य पर परागण की क्रिया कहलाती है जीटोनोगेमी। अगर सेम प्लांट्स में क्या हो रहे, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच अगर क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है, ठीक है ना, तो वो क्रिया को, उस क्रिया को हम कहते हैं जीटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटोगेमी या जीनोगेमी भी हम इसे कहते हैं। विभिन्न सॉरी जीटोनोगेमी कहेंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विभिन्न पौधे के पुष्पों के मध्य, अब अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य जब क्या होगा, पर परागण होगा, तो उसे जीनोगेमी कहेगा। सेम में होगा तो जीटोनोगेमी, और अलग अलग में होगा, अलग अलग में होगा तो क्या होगा, विभिन्न उसमें होगा तो जीनोगेमी कहेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट यहाँ पे आप परागण के माध्यम तथा उनके नाम, ये मैंने शॉर्ट भी बना रखा है इसका, ठीक है, यूट्यूब पे। तो देखिए, परागण के माध्यम तथा उनके नाम। अब परागण का माध्यम क्या है और उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, ये समझिए आप। जब वायु द्वारा परागण होगा, जैसे वायु द्वारा मतलब हवा के द्वारा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिमो, या फिर वायु परागण भी कह सकते हैं। जल द्वारा होगा तो उसे हाइड्रोफिली, जल को मैंने बताया, हर समय बताया कि जल के लिए जहां पे हाइड्रो शब्द आएगा तो वहां पे वो जल से ही संबंधित होगा। तो जल द्वारा अगर परागण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली या जल परागण कहेंगे। सिंपल सी बात है। कीट, कीट यानी इंसेक्ट, ठीक है ना, तो कीट द्वारा जब होगा तो उसे हम एंटोमोफिली कहेंगे। कीट कहते हैं ना, एंटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, एंटो, तो कीट यानी एंटो, इसी से याद रखना कि कीट, कीट द्वारा अगर परागण होगा तो उसे एंटोमोफिली कहेंगे। पक्षी, ऑर्निथोलॉजी किसे कहेंगे, जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब, ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं। तो वहां पे देखिए पक्षी यानी ऑर्निथो आ गया, तो आप इसे समझ गए, तो ऑर्निथोफिली। तो पक्षियों द्वारा जो परागण होगा उसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। घोंगे द्वारा जो होगा उस परागण को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेलेकोफिली। मेलेकोफिली याद रखना, घोंगे द्वारा मेलेकोफिली। और अगर जंतु द्वारा हो तो जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो जू, जंतुओं द्वारा होगा तो जू फिली कहेंगे। क्या कहेंगे, फिली कहेंगे। फिली का मतलब है परागण से, ठीक है। चमगादड़ द्वारा होगा तो क्रिप्टेरोफिली कहेंगे, क्रिप्टेरोफिली कहेंगे अगर चमगादड़ द्वारा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यक्का में परागण होता है, यक्का में किसके द्वारा परागण होगा, यक्का शिला के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, यक्का शिला के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह पूछे जाते हैं, कहीं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तुम, वहां पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ इनमें से। यक्का में परागण होता है किसके द्वारा होता है, यक्का शिला के द्वारा होता है। आद यानी प्रिमिटिव आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म, तो जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है या आद आवर्तबीजी पादपों को क्या माना जाता है, उनको माना जाता है कैंथ्रोफिलस। सॉरी, किसको माना जाता है, तो आद आवर्तबीजी पादपों में किसको माना जाता है, तो कैंथ्रोफिलस को माना जाता है। कैंथ्रोफिलस क्या है आपका, आद आवर्तबीजी यानी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कौन है, कैंथ्रोफिलस। रात्रि पादपों में परागण की क्रिया, रात्रि जो पादप होते हैं उनमें परागण की क्रिया क्या है, कैसी होती है, देखो रात की रानी में रात्रि कीट द्वारा, इसका एग्जांपल क्या है कि रात की रानी द्वारा, रात की रानी में, रात की रानी एक पौधे का नाम है, ठीक है ना, इसमें रात्रि तो रात्रि में होता है और किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा रात्रि पादपों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्राइफोलियम रिफेंस में परागण होता है। ट्राइफोलियम रिफेंस जो प्लांट्स है उसमें कैसे परागण होगा, तो उसमें होगा हायु मक्खी द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, हायु मक्खी द्वारा किसमें होगा, होगा ट्राइफोलियम रिफेंस में। नेक्स्ट है कैल्विन्था अल्पाइना, जो पादप है एंजियोस्पर्म का, उसमें परागण कैसे होता है, तो उसमें जो परागण होता है वो हाइव व हम्बल मक्खी से होता है। किसके द्वारा होगा, हाइव व हम्बल, दोनों मक्खियों के द्वारा, दोनों मक्खियों के द्वारा किसमें होता है, कैमिन्था अल्पाइना में क्या होता है, परागण होता है। परागण तो समझते हो ना, पराग कण का कहाँ, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, आपका परागगण कहलाता है, ठीक है ना। कहीं पता चला कि परागण ही पता ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो कैमिथा अल्पाइन में परागण जो होगा किसके द्वारा होगा, हाइवा हम्बल मक्खी से होता है। नेक्स्ट आपका पराग का भक्षण करने वाले जंतु कहलाते हैं। पराग, जो पराग होता है पुष्पों में ना, जो एक हिसाब से नेक्टर हम उसे कह सकते हैं, उसका भक्षण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो सिंपल सी बात है, पराग भक्षक, पराग का भक्षण करने वाले पराग भक्षक, इसे पोलिनोवोरी कहेंगे हम इंग्लिश में। जैसे बीटल हो गए, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, ये सब ये है, ठीक है ना। फाइक्स में परागण होता है। फाइक्स में कैसे होता है परागण, तो फाइक्स में जो परागण होता है वो तो है ब्लास्टोफेगो ब्रसियंस द्वारा। फाइकस जो प्लांट्स है उसमें किसके द्वारा होगा परागण, ब्लास्टोफेगो
ब्रिसियेंसिस द्वारा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ट्राइगोना मक्खी को रेजिन से ढकी एंटीबायोटिक की परत का उपहार कहाँ से मिलता है? अब जो ट्राइगोना मक्खी है उसको क्या मिलता है? एक रेजिन से ढकी हुई क्या मिलती है? एंटीबायोटिक की परत मिलती है। मतलब वो जब वो क्या करेगी, पराग का भक्षण करेगी तो उसे क्या मिलेगी? एक रेजिन से ढकी हुई एंटीबायोटिक की परत मिलती है उसे, मतलब उपहार मतलब गिफ्ट में। तो वो कौन कौन सा है? क्लूसिया गॉन्डिफ्लोरा से। क्लूसिया गॉन्डिफ्लोरा से क्या मिलता है? ट्राइगोना जो मक्खी है उसको क्या मिलती है? एंटीबायोटिक मिलती है रेजिन से ढकी हुई। क्लियर। एक होता है आपका हाई फीवर का कारण है। जो हाई फीवर होता है किसके कारण होता है? तो वायु में उपस्थित जो परागणों से होने वाली एलर्जी, अभी मैंने बताया ना, पार्थेनियम बताया था आपको। तो उसी इसी प्रकार के जो क्या होते हैं परागण होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो उन परागणों में जो 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 परागण एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनसे क्या होता है? हाई फीवर उसी के कारण होते हैं। क्लियर। सहतूत मक्का में लैंगिक जनन का अध्ययन किया। सहतूत और मक्का में जो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अध्ययन किया था, स्टडी की थी, वो किसने किया थी? वो की थी कैमेरियस ने। कब की थी? 1699 में। ठीक। अब आता है पराग भ्रूणपोष की खोज की। पराग में भ्रूणपोष की खोज किसने की? तो वो की थी निमैक ने। ठीक है। इसे हम निमैक घटना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो पराग भ्रूणपोष होती है क्या करते हैं? नेक्रो हार्मोन का भी स्राव करते हैं। और ये जो नेक्रो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो पराग क्या नहीं हो पाते, भ्रूणपोष नहीं बना पाते, उनको भी उत्प्रेरित करता है ये नेक्रो हार्मोन्स। क्या करने के लिए? भ्रूणपोष बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पराग या निमेक घटना क्या होती है? तो निमेक घटना में क्या होता है? जो पराग कोष क्या नहीं कर पाते हैं, पराग भ्रूणपोष नहीं बना पाते हैं, उन परागों को नेक्रो हार्मोन अगर उन पे स्रावित कर दिया जाए, नेक्रो हार्मोन अगर उनका छिड़काव उन पे किया जाए तो वो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए बात को? तो पराग भ्रूणपोष की खोज किसने की थी? निमैक ने की थी। और इसी में उन्होंने देखा था नेक्रो हार्मोन भी ये स्रावित करते हैं, जो सुप्त अवस्था में जो भ्रूणपोष होते हैं उनको एक एक्टिव फॉर्म में लाने का काम भी करता है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटे तथा सबसे बड़े पराग कण कौन से होते हैं? देखो सबसे छोटे और सबसे बड़े ध्यान देना है। एक होता है मायोसोटिस मायोसोटिस एल्वोस्ट्रेस, ये सबसे छोटा है। देखो इसे क्या बोलते हैं? इसे ये एक पुष्प है। मायोसिटिस एल्विस्ट्रेस क्या है? एक पुष्प है। और दूसरा है मैराबिलिस और जलाफा। मैराबिलिस जलाफा, तो ये पुष्प है। ठीक है ना। ये एक रोज की किस्म में भी ये जाने जाते हैं। इसे एक मायोसोटिस एल्विस्ट्रेस को हम एक चीज और नाम से, एक उसका उपनाम है फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट क्यों कहते उसे? मतलब भूलना मत मुझे। यह एक जो एक राजा भी एक मतलब एक राजा ने किया, राजा था इंग्लैंड का शायद, तो उसने क्या किया था? इसने एक गिफ्ट किया था ये पुष्प, और वो फूल देते समय उसने कहा था कि मुझे मत भूलना। तो तब जाके इसी वहां से इस नाम को क्या बोलते हैं हम? इसे इस प्रकार से बोलते हैं कि फॉरगेट मी नॉट। ओके। और मैराबिलस जलापा दूसरा आपका। ठीक है ना। तीसरा है आपका स्पोरोलिन, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है भाई? देखो कई बार पूछा गया है। तो यह एक क्या है? यह लघु बीजाणु में मिलती है। किसमें मिलती है? लघु बीजाणु में। लघु बीजाणु यानी हम कहेंगे इसे मेगा स्पोर। लघु बीजाणु यानी मेगा स्पोर। तो किसमें मिलता है स्पोरोलिन? मेगा स्पोर में यानी लघु बीजाणु में। जो किसमें होता है? किसमें होता है? ये फीमेल में होता है। दूसरा है सॉरी मेगा स्पोर नहीं, इसे हम माइक्रोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर कहेंगे। ये मेल में मिलता है। में मिलती है। यह ताप, रसायन व जैविक अपघटन के प्रति प्रतिरोधी है। यानी स्पोरोलिन क्या होती है? ये परागणों को क्या करती है? जीवाश्म रूप से परिरक्षित करती है। यानी ये एक हिसाब से रक्षा करती है, उन्हें सुरक्षित रखती है परागकणों को। किससे? जो जीवाश्म रूप से क्या करते हैं? परिरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है। किससे? जैसे ताप हो गए, विभिन्न रसायन या जैविक अपघटन जो होता है, उन सबसे स्पोरोलिन क्या करती है? परागकणों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। और ये किसमें मिलती है? लघु बीजाणु में मिलती है। कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि स्पोरोलिन कहाँ पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? लघु बीजाणु में। ओके। नेक्स्ट आपका मूंगफली में क्लिस्टोगेमी व ज्योकार्पे मिलती है। अब ये क्लिस्टोगेमी क्या होता है भाई? क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं? जिसमें पुष्प क्या हो, जो पुष्प ढके हुए होते हैं, यानी जिसका परागकोश क्या होता है? पराग या परागकोश क्या होता है? ढका हुआ होता है, बंद होता है, तो उसको हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। और चेस्कोगेमी बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। अभी आगे बात होगी इसकी। जियोकार्पी होती है, यानी जियोकार्पी मतलब इसके जो फल होंगे, कार्पी हमेशा फल के लिए यूज होगा, तो इसका जो फल होगा ये क्या होगा? भूमि के नीचे होगा, यानी जमीन के अंदर होगा।
मिट्टी के अंदर इसका फल पाया जाता है, इसलिए जियोकार्पी कहते हैं। क्लिस्टोगमी का मतलब क्योंकि इसके जो परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं, यानी जो पुष्प के जो परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। नेक्स्ट है पराग नलिका की वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व। तो पराग जो नलिका होती है, यानी जो पराग नलिका होती है उसकी वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो उसकी वृद्धि के लिए बोरॉन, क्या है, बोरॉन हम कह सकते हैं। 100 परागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, यानी जो मतलब 100 पॉलिन ग्रेन्स को डेवलप होने के लिए कितने म्योसिस की आवश्यकता होगी, कितनी बार म्योसिस होगा, यानी सूत्री विभाजन कितनी बार होगी, तो 25 बार होगा। ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सॉल्व किए याद रखना इसे। द्विनिषेचन का अर्थ है, अब देखिए अभी मैंने बात की थी ना डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो द्विनिषेचन क्या है या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, जब एक नर युग्मक तो अंड से मिलेगा और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक किससे मिल रहा है, एक नर युग्मक तो किसमें मिलेगा, एग से मिलेगा, और जो दूसरा वाला नर युग्मक को किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर इस प्रकार से समझो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हो इसे अच्छे से। तो द्विनिषेचन करते हैं कि जब क्या होता है, एक नर युग्मक अंड से मिलता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, तो इस प्रकार के संलयन को हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ओके, तीसरा है प्रारूपी द्विबीजपत्री का भ्रूणकोश निषेचन के समय होता है। जो प्रारूपी द्विबीजपत्री होता है उसका भ्रूणकोश जब निषेचन होता है तो कैसे होता है, तो होता है 7 कोश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 कोश किया होता है, ठीक है ना, याद रखना कि प्रारूपी द्विबीजपत्री का जो भ्रूणकोश होता है वो कैसे होता है, 7 कोश के होते हैं, एम्ब्रियो सैक जिसे हम बोलते हैं। N 2N 3N स्थिति मिलती है। पहले N क्या है, N को हम बोलते हैं हैप्लॉइड यानी अगुणित, 2N यानी द्विगुणित या डिप्लॉइड, 3N यानी ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित। तो ये किस में मिलते हैं, देखो जो अंड होता है आपका यानी एग जो होता है वो यह हमेशा हैप्लॉइड होगा। कैसे होगा, मैंने बताया था कि गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। अगुणित यानी N से हमेशा दर्शाते हैं और हैप्लॉइड भी से कहते हैं। बीजांडकाई डिप्लॉइड होता है, बीजांडकाई क्या होता है, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होता है, 2N से हमेशा दर्शाते हैं। और भ्रूणपोष, आपका भ्रूणपोष यानी जो भ्रूण को पोषण देता है ये कैसा होता है, हमेशा ये 3N में होते हैं। 3N यानी ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड यानी त्रिगुणित। क्लियर, N का मतलब समझ गए, हैप्लॉइड, 2N का मतलब डिप्लॉइड, 3N का मतलब ट्रिप्लॉइड यानी अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे एगेव में वर्दी प्रजनन होता है, तो एगेव में किसके द्वारा होता है, शकर द्वारा होता है। नेक्स्ट है मोनोकार्पिक पौधे, मोनोकार्पिक, मोनोमिस एक है, ध्यान रखना, मोनोमिस एक, डाइमिस दो। तो मोनोकार्पिक पौधे क्या होते हैं, जिनके जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक पौधे। मोनोकार्पिक पौधे यानी जिनमें सिर्फ पूरे जीवन काल में जब एक बार जिनमें पुष्पन होगा उन्हें मोनोकार्पिक बोलेंगे। क्लियर। अब एक चीज है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमने स्पर्म बैंक का नाम सुना होगा, स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक यानी स्पर्म यानी शुक्राणु या जिसे हम नॉर्मल वीर्य कहते हैं सामान्य भाषा में। तो मानव या फिर अन्य जानवर, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, बकरी, तुमने देखा होगा ना कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, कृत्रिम क्या करते हैं, कृत्रिम जनन, मतलब कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, किसी जनन जब करवाया जाता है तो इसी प्रकार से करवाया जाता हो। तो मानव या अन्य जानवरों में जो वीर्य और शुक्राणुओं को जो भंडारण किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, वो किस रूम में किया जाता है, कैसे उन्हें सुरक्षित रहते हो इतने दिन तक। तुमने एक बार डोनेट कर दिया या एक बार किसी जानवर से स्पर्म लिए गए तो उन्हें कैसे सुरक्षित रखेंगे, किस टेम्परेचर पर रखेंगे और किस में रखेंगे, तो उसे रखते हैं हम द्रव नाइट्रोजन में। ध्यान रखना द्रव, ये बहुत ध्यान रखना, द्रव नाइट्रोजन में कितने से कितने डिग्री सेल्सियस में, -196, -196 डिग्री सेल्सियस में द्रव नाइट्रोजन में इसे रखते हैं। ठीक है, अब ये आपका यहां पे आ गया उन्मील परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मिली पुष्प। देखो अभी मैंने बताया था ना क्लिस्टोगेमी और चेस्कोगेमी, वही है वो। तो उन्मील परागणी पुष्पन यानी जिसको हम बोलते हैं चेस्मोगेमस, क्या बोलते इसको, चेस्मोगेमस फ्लावर। और अनुन्मिल्य पुष्प को बोलते हैं क्लिस्टो, क्लिस्टो मतलब क्लोज, ध्यान रखना क्लोज, क्लिस्टो यानी क्लिस्टो क्लोज, याद रखना क्लिस्टोगेमस, दो चीज याद रखना। जो उन्मील परागणी पुष्प होते हैं यानी जो चेस्कोगेमस होते हैं वो क्या कैसे पुष्प होते हैं, वो ऐसे ऐसे पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावर्त यानी खुले रहते हैं। तो जिन पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र ये दोनों जिसमें क्या होंगे, खुले होंगे, ओपन होंगे, तो उसको हम बोलेंगे चेस्कोगेमस या उन्मील परागणी पुष्प। और अनुमील्य पुष्प किसे कहेंगे,
या क्लिस्टो, इसीलिए तो मैं क्लोज कह रहा हूँ, क्लोज से याद रखना यानी बंद। ऐसे पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र क्या रहते हैं, बंद रहते हैं तथा यह स्वयुग्मक होते हैं, यानी स्वयुग्मक नजदीक नजदीक होते हैं। इसमें मेल मेल युग्मक और फीमेल युग्मक क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं इसमें। तो समझ गए। उन्मील परागणीय पुष्प मतलब इसमें पुष्प क्या होंगे, बंद होंगे, पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र बंद होंगे, और अनुन्मील्य पुष्प में सॉरी खुले होंगे, और अनुन्मील्य में क्या होंगे, बंद होंगे। इसमें खुले होंगे, इसमें बंद होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कनकोवा यानी जिसे कोमेलिना भी कहते हैं, वायोला यानी पानसी, ओकेंजलिस उपरोक्त दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। यानी ये उन्मूल्य भी होते हैं, यानी ये उन्मूल परागणी भी होती है, यानी चेस्कोगैमस भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस भी होते हैं। क्या होते हैं, चेस्कोगैमस भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस, दोनों प्रकार के जो पुष्पन उत्पन्न करते हो कौन से, ऐसे भी पौधे होते हैं, जैसे कनकोवा जिसको कोमेलिना कहते हैं, बायोला यानी पांची, ऑक्जेलिस, उपरोक्त दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। लास्ट इसमें जल परागित पादप। अब जो जल में जिनमें परागण क्या होता है, जल में मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होगी वो किस में होती है, जल में होती है। तो ऐसे कुछ पुष्प है, तो इसमें पुष्प दो तीन प्रकार से मैंने रखा। कुछ ऐसे होते हैं जो ताजे पानी में पाए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्री जल में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जल की सतह पे होते हैं। तो अलग अलग है ये। उदाहरण तुम्हें कभी पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो जल परागित जो पादप होते हैं उनमें वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। ध्यान रखना, वेलिस्नेरिया और जो हाइड्रीला होते हैं ताजे पानी में परागित होते हैं, तथा जोस्टेरा जो है वो समुद्री जल में होता है। समुद्री जल आपको पता हो कैसे होता है, खारा होता है। तो ये खारे पानी में होता है, ये ताजे पानी में। ताजे पानी मतलब एक हिसाब से कहे तो जो खारा नहीं होगा जो पानी, ठीक है। लेकिन जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होती है, जिसको मुकुंदनी भी कहते हैं, ये पानी की सतह पे उगते हैं, और उगते तो पानी की सतह में, लेकिन इसमें परागण किसके द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा, जल द्वारा नहीं होगा, वायु द्वारा होगा। समझ गए, जबकि इसमें किसके द्वारा होगा, जल द्वारा होगा। तो समझ गए, ये सारे वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये सब क्या है, एक हिसाब से जलीय पादप है। लेकिन इसमें जो परागण होगा उसमें जो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में इसमें वायु द्वारा होगा। है तो ये जल परागित, लेकिन परागण किसके द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा। बाकी वेलिस्नेरिया, हाइड्रा ताजे पानी में, तथा जोस्टेरा समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। और भी इसे एक बार जरूर आप अच्छे से देख लेना, और भी फिर नेक्स्ट चैप्टर की मैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।